पिता और बेटी का जो रिश्ता होता है वाकई में बेहद पवित्र रिश्ता होता है। लेकिन आज की जो कहानी सुनाने जा रहा हूं इसमें कुछ अलग होता है। एक बेटी के साथ कुछ ऐसा होता है कि जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने लग जाते हैं कि आखिर हमारे इस दुनिया में किस किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को हमारी एक नई वीडियो आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। चलो स्टार्ट करता हूं, बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा कहां से हमारी वीडियो देखते हैं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है बिहार प्रदेश की जो राजधानी है पटना। यहीं पर एक थाना लगता है बिहटा थाना। यहीं पर हाजीपुर एक गांव लगता है। यहीं के रहने वाले रमेश होते हैं, जिनकी घर में एक बेटी होती है और उनकी पत्नी। रमेश बाहर कमाई किया करते थे, यानी कभी दिल्ली कभी महाराष्ट्र, इस तरीके से बाहर कमाते थे और घर पर बेटी और माँ रहती थी। पैसा देते थे घर पे और माँ अपने बेटी को पढ़ा लिखा रही थी। सब कुछ सही तरीके से चलता रहता है। बेटी पढ़ने में बेहद तेज तर्राक होती है। अभी महज 12 से 13 साल की लड़की थी। वो पढ़ाई कर रही थी। एक बार बोलती है, मम्मी मुझे एक स्कूटी खरीद दो क्योंकि मुझे स्कूल जाने में दिक्कत होती है। 13 साल की बेटी जब जिद करती है तो मम्मी अपने कुछ गहने बेच करके, कुछ उस लड़की के पिता से पैसे इकट्ठा करके मम्मी एक स्कूटी खरीद देती हैं और बेटी उस स्कूटी को चलाना सीख लेती है और फिर अपने मम्मी को साथ में ले जाया करती थी स्कूल में और स्कूटी खड़ी करके पढ़ाई करती थी और मम्मी घर पे चली आती थी। और फिर शाम टाइम में फिर मम्मी स्कूल पैदल जाती थी और फिर अपनी वो जो लड़की होती थी अपनी मम्मी को बैठा कर घर लाती थी। और फिर से जब स्कूल जाना होता तो अपने मम्मी को साथ में लेकर के जाती स्कूटी पे बैठा करके और मम्मी फिर घर पे चली आती थी। बेहद खुश थी लड़की, क्योंकि मम्मी का इतना ज्यादा प्यार था उस बेटी के ऊपर और पिता भी खुश थे। सब कुछ सही तरीके से चलता रहता है। तभी जो लड़की होती है जिसका नाम नेहा होता है, उसके पिता का नाम रमेश और माँ होती है। माँ एक दिन बीमार हो जाती है, उसे बुखार आने लगता है। नेहा अपने स्कूटी पे बैठाती है और अपने माँ को ले जाती है, इलाज कराती है। लेकिन उसकी मम्मी की जो तबीयत है वो लगातार बिगड़ती जाती है। नेहा अपने पापा के पास फोन करती है कि पापा, मम्मी की तबीयत जो है लगातार बिगड़ती जा रही है, आप घर चले आओ। तो रमेश जैसे ही सुनता है कि मेरी पत्नी का तबीयत खराब हो गया है, वो घर पे आ जाता है और फिर अपने पत्नी का इलाज कराना शुरू कर देता है। अलग अलग जगहों पे हॉस्पिटल में ले जाता है, इलाज कराता है। लेकिन नेहा की मम्मी का तबीयत जो था सुधरने का नाम नहीं ले रहा था, लगातार बिगड़ता जा रहा था। एक समय ऐसा आता है कि जो नेहा की मम्मी है, जो अपनी बेटी के लिए अपने गहने बेच दिए थे उसकी खुशी को पूरा करने के लिए, वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। रमेश भी बेहोश हो जाता है और नेहा 13 साल की लड़की, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। घर पे लोग इकट्ठा हो रहे थे। नेहा बोलती है, आखिर इतनी भीड़ मेरे घर पे क्यों इकट्ठा हो रहा है। तो तभी कुछ ही देर में एक एम्बुलेंस में उसकी मम्मी की डेड बॉडी जब आती है तो नेहा का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। वो बोलती है कि मेरी मम्मी मेरे खुशी के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार थी और आज इस दुनिया को छोड़कर चली गई। और अपने पापा से आखिर पूछती तो क्या पूछती, रमेश भी उसे कुछ सुध चेत नहीं था। अब नेहा अकेली पड़ गई थी। रमेश अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करता है और फिर जो रिश्तेदार हमेशा की तरह जो दुख में आते हैं और फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं, कौन कैसे जी रहा है उससे दुनियादारी से रिश्तेदारों से मतलब नहीं है। अब घर पे बेटी रहती थी और पिता रमेश रहते थे। एक साल धीरे धीरे बीत जाता है। अब बेटी 14 साल की हो चुकी थी। तभी 2022 14 दिसंबर का टाइम होता है। रमेश अपने बेटी 14 साल की बेटी नेहा से बोलता है कि बेटा, तुम भी अभी पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारी भी जिंदगी अंधकार में होने वाली है और फिर मेरी भी अभी 40 साल की उम्र है। एक 30 साल की लड़की है जो कि मुझे भी पसंद है। मैं सोच रहा हूं कि उससे शादी कर लूं, जिससे तुम्हें भी थोड़ा आराम मिलेगा, तुम पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर सकोगी और मुझे भी आराम मिलेगा।
हो सके तो तुम्हारे लिए कोई भाई भी पैदा हो जाए। जब रमेश अपने बेटी 14 साल की बेटी नेहा से इस तरीके की बात करते हैं तो नेहा बोलती है ठीक है पापा, आप जो भी फैसला लेंगे अच्छा ही लेंगे। अगर हमारे हित के लिए हमें पढ़ाई लिखाई पे आप फोकस करना चाहते हैं और उसके लिए आप शादी करना चाहते हैं तो ठीक है, आप कर लीजिए। और फिर रमेश जो होता है अपनी एक प्रेमिका जिसकी उम्र 30 साल होती है उससे शादी कर लेता है। रमेश की उम्र 40 साल, उसकी प्रेमिका की उम्र 30 साल होती है, उससे शादी कर लेता है। अब रमेश की एक नई नवेली दुल्हन घर पे आ चुकी थी। अब जब रमेश की नई नवेली दुल्हन आती है तो ये 14 साल की बेटी नेहा जो होती है उसके लिए खाना बनाती है, उसके कपड़े धुलती है। ये होता है कि भाई शुरू शुरू में आई है तो नेहा इस तरीके से करती है, लेकिन एक दिन नेहा अपने स्कूल चली जाती है और उसका कपड़ा जब नहीं धुलती है तो नेहा की नई जो माँ आई थी वो नेहा को डांटने लगती है कि तुमने मेरे आज कपड़े नहीं धुले हैं। तो नेहा बोलती है कि मम्मी, पापा बोले थे कि शादी कर लूंगा तो तुम्हें आराम मिल जाएगा और तुम पढ़ाई लिखाई करना, तुम्हारी माँ सब कुछ करेगी और अब मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, तुम खुद कर लो। और जब इस तरीके से नेहा बोलती है तो उसकी नई नवेली जो माँ आई थी एक डंडे उठाती है और नेहा को मारना शुरू कर देती है। बोलती है कि तुमने एक ऐसे सोच लिया कि पढ़ाई करोगी, तुम्हें जो मैं कहूंगी वो करना होगा। और फिर क्या था, ये सौतेली माँ नेहा से बर्तन धुलवाती, खाना बनवाती, अपने कपड़े धुलवाती, यहाँ तक कि जो जरूरत के सामान थे सब कुछ उस नेहा से करवाना शुरू कर देती है। नेहा अब मजबूर थी, आखिर करे तो करे क्या। अब नई नवेली माँ की पूरी बात मानती है और करती है। लेकिन एक दिन जब उसके पिता रमेश घर पे आते हैं तो नेहा बोलती है पापा, आप तो बोले थे कि जब नई मम्मी आ जाएंगी तो तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, लेकिन हमें तो पहले मैं बल्कि आपके लिए खाना बना करके मैं पढ़ाई करती थी, लेकिन अब तो पूरा दिन मैं उसकी सेवा में ही पूरा मेरा टाइम बीत जाता है। और जब रमेश से नेहा इस तरीके की बातें करती है तो रमेश गुस्से में हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारी माँ है, जो बोलेगी वो तुम्हें करना होगा, तुम एक ऐसे सोच ली कि उसकी बात नहीं मानोगी। यानी रमेश अपनी नई नवेली पत्नी के कहे में आ जाता है और फिर अपनी ही बेटी नेहा को डांटना शुरू कर देता है। अब नेहा आखिर उसके पिता ही थे जिससे अपनी दुखड़ा दुखड़ा सुना सकती थी, अब अपनी बातें कहे तो कहे किससे। अब नेहा ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। अब उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से छूट चुकी थी, वो अपनी नई नवेली माँ की सेवा करती, पिता की सेवा करती, ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है। नेहा सोच रही थी कि चलो किसी तरीके से टाइम बीतता रहेगा और एक दिन मेरी शादी हो जाएगी, फिर मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी तो फिर ये लोग जैसा मर्जी वैसा करें, मेरे से मतलब नहीं है। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। नेहा अब जो भी रिश्तेदार आते थे उनसे बताती थी कि मेरी मम्मी मेरे को परेशान करती है, पढ़ने नहीं दे रही है। तो उसके रिश्तेदार बोलते थे कि सौतेली माँ ऐसे ही होती है, क्या करोगी, अपना टाइम धीरे धीरे बिताओ। आखिर हमदर्द जताने वाले तो बहुत थे लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं था। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। एक दिन का बात होता है, नेहा थक चुकी थी और बोलती है कि मम्मी मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आज मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, मैं लेट जा रही हूँ और आप खाना बना लेना। उसकी नई नवेली माँ उसे डांटती है और फिर देखती है कि नेहा के बिल्कुल भी उठने का ताकत नहीं है तो खुद से खाना बनाती है। और रात में रमेश कहीं काम करके और शराब के नशे में घर पे आता है और जब आता है तो देखता है कि उसकी जो नई नवेली पत्नी है वो रूम में नहीं है, किचन में है, खाना बना रही है। तो आते ही चिल्लाने लगता है कि तुम कहां पर हो। तो उसकी नई नवेली जो पत्नी थी यानी नेहा की सौतेली माँ, वो बोलती है मैं खाना बना रही हूँ, तुम्हारी जो लक्ष्मी है वो तो बोल रही हैं कि मैं बीमार हूँ, यानी बहाने बना करके लेटी हुई है। और जैसे ही रमेश अपने पत्नी की इस तरीके से बातें सुनता है तो दारू के शराब के नशे में जाता है और अपने बेटी का जो बाल होता है उसको पकड़ करके घींचते हुए लाता है, उसे मारता है, बोलता है कि तुम्हारे रहते तुम्हारी माँ खाना बनाए, ये कैसे हो सकता है, तुम उठो और फौरन खाना बनाना शुरू करो। अब अपने पत्नी को बोलता है कि तुम बैठ जाओ। और फिर क्या था, उसकी पत्नी बोलती है नहीं, उसने मेरे से जुबान लड़ाया है, जो तुम्हारी सौतेली बेटी जो नेहा होती है उसके बारे में वो सौतेली माँ बोलती है कि उसने मेरे से जुबान लड़ाया है। तो
रमेश बोलता है कि आखिर क्या करूं, वो है तो बेटी ही, एक दिन चली जाएगी, जहां शादी कर दूंगा। तो वो रमेश की नई नवेली पत्नी बोलती है कि वो जाए या ना जाए उससे मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन आज ही आपको बदला लेना होगा। तो रमेश बोलता है कि आखिर मैं कैसे बदला ले सकता हूँ, क्योंकि शराब के नशे में भी होता है। तो उसकी नई पत्नी बोलती है कि तुम्हें उस अपनी ही बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाना होगा, उसके साथ गलत काम करना होगा, तब बदला पूरा होगा। अब जब इस तरीके से इजाजत पाता है तो रमेश शराब के नशे में जाता है और अपनी बेटी का अंदर से रूम दरवाजा बंद करता है, और फिर क्या था, उसके एक एक करके 14 साल की बेटी के कपड़े उतारना शुरू कर देता है, और कुछ ही देर में उसकी बेटी निर्वस्त हो जाती है, और फिर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है चार दीवारी के अंदर। आखिर उस नेहा की बात सुनने वाला कौन होता है? अपना ही पिता, जो जिस पिता के ऊपर गर्व होना चाहिए उसे कि मेरा पिता है, मेरी सुरक्षा करेगा, मेरे ऊपर कोई गंदी निगाह डालेगा तो मैं अपने पिता से बताऊंगी, आखिर वही पिता इस हद तक गुजर चुका था। अब नेहा आखिर करती तो करती क्या, अपनी दुखड़ा सुनाती तो सुनाती क्या, खून से लथपथ हो जाती है, उसके साथ अत्याचार होता है, गलत काम होता है, उसका पिता ही करता है। और फिर क्या था, अब जब एक दिन होता है तो उसका पिता लगातार इसी तरीके से जब भी अपनी नई नवेली पत्नी से टाइम पाता, उसी अपनी ही बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। आखिर वो नेहा 14 साल की बेटी अपनी दुखड़ा कहे तो कहे किससे? ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। अब नेहा धीरे धीरे करके 15 साल की हो चुकी थी। अब उसकी जो सौतेली माँ होती है नेहा की, वो बोलती है कि ये जो मेरी लड़की है नेहा, ये अब कुछ पैसा कमाए। तो नेहा बोलती है कि मम्मी मैं कहाँ जाऊंगी कमाने। तो तभी जो रमेश और उसकी नई पत्नी बोलते हैं कि नेहा ऐसा करो, तुम कुछ डांस वांस सीखो और फिर डांस करना सीखो, उससे कुछ पैसा आएगा। अब नेहा को सर्कस में ये लोग नचाने ले जाते थे, वहां से कुछ पैसे आता था तो रमेश और उसकी पत्नी लिया करते थे। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। अब इसे सर्कस में अलग अलग जगहों पे ऑर्केस्ट्रा में नाचने के लिए जबरन भेजा जाता था, जबकि नेहा की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती थी। तभी ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है। अब नेहा जब घर से बाहर निकलना शुरू कर दी थी तो उसका भी दिमाग खुलना शुरू हो गया था। उसे लग रहा था कि अब मुझे कुछ करना होगा, क्योंकि जो भी पैसे बचा कमाती थी डांस करके या कहीं भी जाती थी, तो वो सारे पैसे उसका पिता रमेश और उसकी नई नवेली माँ ले लेती थी, सौतेली माँ ले लेती थी। अब ये जो नेहा होती है, इसे लगता है कि अब मुझे कुछ करना होगा। तभी पटना के बेहटा थाने में पहुंचती है, और वहां पे जब पहुंचती है तो थानेदार साहब होते हैं, उन्हें बोलती है कि साहब मुझे एक एफआईआर दर्ज कराना है। और पुलिस वाले बोलते हैं कि हाँ बोलिए बेटा क्या दिक्कत है। तो बेटी बताना शुरू करती है, बोलती है कि मेरी माँ थी और मैं अपने माँ के साथ खुश रहती थी। मेरी माँ ऐसी थी कि मेरे लिए अपने गहने बेच दी थी और मेरे लिए स्कूटी लाई थी, और मैं अच्छे से पढ़ाई कर रही थी, अपने क्लास में टॉप कर रही थी। लेकिन एक समय आता है कि मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। उसके बाद मेरी एक सौतेली माँ आती है और मुझे प्रताड़ित करने लगती है। मेरे ही पिता मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं, और फिर मुझे सर्कस में डांस करने के लिए भेज दिया जाता है। जो भी पैसे कमाती थी वो सब मेरे सौतेले माँ ले लेती थी और मेरे पिता ले लेते थे। और जब पुलिस इस तरीके की बात सुनती है कि एक सगा पिता अपनी ही बेटी के साथ गलत काम करता था, उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और पुलिस अपने टीम के साथ पहुंचती है और रमेश और उसकी नई नवेली पत्नी दोनों को गिरफ्तार करती है और थाने लेकर आती है, और उससे पूछताछ शुरू हो जाता है। तो जो रमेश होता है बोलता है कि साहब ये मेरी बेटी पता नहीं क्या हो गया है इसको, ये मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। और फिर पुलिस सख्ती से पेश आती है, और फिर तब भी रमेश टूटने का नाम नहीं ले रहा था। फिर पुलिस क्या करती, रमेश और ये जो लड़की होती है दोनों का मेडिकल टेस्ट होता है, तो ये चीज स्पष्ट हो जाता है कि रमेश अपनी ही बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। पुलिस और सख्ती से पेश आती है तो रमेश रोने लगता है, फूट फूट कर रोने लगता है। बोलता है कि साहब मैं अपनी इस नई पत्नी के, जो मेरी प्रेमिका हुआ करती थी पहले, इसके कहने पर मैंने अपनी ही बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाया। मैं भूल चुका था कि मेरी बेटी है, क्योंकि मैं इसके अपनी प्रेमिका के प्यार में पागल हो चुका था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और जो वो बोलती थी वही मैं करता था। पुलिस दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। आज भी
रमेश और उसकी नई नवेली पत्नी दोनों सलाखों के पीछे हैं और ये बेटी जो है नेहा अपने ननिहाल में रह रही है। बाकी आप लोग इस कहानी में अपनी राय जरूर देना कि एक पिता इस हद तक गुजर सकता है। आखिर आप लोग टिप्पणी जरूर करना। बाकी ये पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो दल चंद्र जी हैं, डीके कुरैशी हैं जो कि बभनीपुर उस राहार इटावा उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। जुगल गौड़ हैं पोकरण राजस्थान से। सुनील सिंह हैं बेगूसराय बिहार से रहने वाले हैं। रमेश गुप्ता हैं कल्याण महाराष्ट्र से रहने वाले हैं। तो सभी को तहे दिल से शुक्रिया। बाकी आप लोग सपोर्ट करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।